बहुजनों का नेतृत्व करने वाले तमाम दलालों ने बहुजन समाज को बेच दिया, अकूट भ्रष्टाचार किया। और जब भ्रष्टाचार करने के बाद जब ईडी की नोटिस आती है तो फिर सत्ता पक्ष के दरबार में नाचने लगते हैं। क्या एक जमाने में आरपीआई का इस देश में खौफ नहीं था? क्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की क्या उत्तर प्रदेश में सांसद नहीं हुआ करते? जी, बीपी मौर्य साहब हुआ करते। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ? आज महाराष्ट्र में हर जिले में एक आरपीआई है। कोई भी आरपीआई अपनी खड़ी करता है, अपना नाम लगा देता है उसके ऊपर। क्यों? क्या दलितों ने आरपीआई पे विश्वास नहीं रखा? क्या इन नेताओं ने बेच नहीं दिया? क्या अभी यदि हम कहेंगे कि जो आरपीआई के बड़े नेता हैं, क्या वो आंबेडकर को मानते हैं, आंबेडकरवादी हैं? और यदि आंबेडकरवादी है तो वे बीजेपी की सरकार में क्या कर रहे हैं? सिर्फ सत्ता भोगने के लिए आए हैं? क्या मायावती जी को उत्तर प्रदेश ने विश्वास नहीं दिखाया? साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक कॉन्स्टिट्यूशनल चैनल से, और अभी हम हैं अशोक वानखेड़े साहब के साथ में, जो एक सीनियर रिपोर्टर, सीनियर पत्रकार हैं ऑलरेडी। और आप देखते होंगे उनके कोई भी नेशनल चैनल ऐसा नहीं है जो जहां पर उनकी डिबेट, खास तौर से इलेक्शन या जो समाज से, देश से जुड़े मुद्दे, जहां पर वो नहीं होते हैं और बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं। वो सरकार चाहे कोई भी हो या ना हो, उससे उनको कोई फर्क कभी नहीं पड़ता है। ऐसा हम अभी तक देखते रहे हैं। तो कुछ आज के डेट में एक चुनावी माहौल है, उस पर कुछ बात करेंगे। सर, मैं जो देख पा रहा हूं अभी आजकल जो चुनावी माहौल है, एक टाइम था काशीराम साहब का, जब उन्होंने बैसपा को इस लेवल पर खड़ा किया, तो आई थिंक इस देश की दोनों पार्टियां, जिसको सांपनाथ और नागनाथ कहते थे, दोनों पार्टियां, उनके वीपी सिंह तक भी, वो मतलब उनके जी हजूरी में खड़े थे कि आप हमारे साथ आ जाइए, आप हमारे साथ आ जाइए, या हमको सपोर्ट कर दीजिए, हम आपको उसके बदले आपको ये करने के लिए तैयार हैं। आज वो माहौल, जो बहुजन वंचित समाज है, जिसको मैं तो बहुजन कहता हूँ या कुछ लोग दलित भी बोलते हैं, उसकी कहीं कुछ खास रिकॉग्नाइज करते कोई राजनीतिक पार्टी नहीं दिख रही है। क्या कारण है इसकी? क्यों रिकॉग्नाइज करें? कारण बताओ मुझे, क्यों रिकॉग्नाइज करें? क्योंकि बहुजनों का नेतृत्व करने वाले तमाम दलालों ने बहुजन समाज को बेच दिया, अकूट भ्रष्टाचार किया। और जब भ्रष्टाचार करने के बाद जब ईडी की नोटिस आती है तो फिर सत्ता पक्ष के दरबार में नाचने लगते हैं। क्या एक जमाने में आरपीआई का इस देश में खौफ नहीं था? क्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की क्या उत्तर प्रदेश में सांसद नहीं हुआ करते? जी, बीपी मौर्य साहब हुआ करते। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ? आज महाराष्ट्र में हर जिले में एक आरपीआई है। कोई भी आरपीआई अपनी खड़ी करता है, अपना नाम लगा देता है उसके ऊपर। क्यों? क्या दलितों ने आरपीआई पे विश्वास नहीं रखा? क्या इन नेताओं ने बेच नहीं दिया? क्या अभी यदि हम कहेंगे कि जो आरपीआई के बड़े नेता हैं, क्या वो आंबेडकर को मानते हैं, आंबेडकरवादी हैं? और यदि आंबेडकरवादी है तो वे बीजेपी की सरकार में क्या कर रहे हैं? सिर्फ सत्ता भोगने के लिए आए हैं? क्या मायावती जी को उत्तर प्रदेश ने विश्वास नहीं दिखाया? मायावती को अपने बलबूते पे सरकार स्थापन करने का अधिकार दिया, इतना बहुमत दिया कि मायावती जी अपने बलबूते पे सरकार स्थापित कर गई। क्या किया मायावती ने? आपने यदि भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो आज आप डंकी की चोट पे लोगों के बीच में खड़े होके इसी सरकार को ललकारते और ये दिल्ली दरबार आपके यहाँ आके नतमस्तक होता। सर, मैं भ्रष्टाचार के साथ साथ उनके एक ऑर्डर का भी जिक्र करना चाहूंगा। आई थिंक पहले लोगों को मालूम नहीं था उस ऑर्डर के बारे में। जब समाज के बीच में वो ऑर्डर लोगों तक पहुंचा, हमारे जैसे बुद्धिजीवियों द्वारा या इंटेलेक्चुअल द्वारा, या जो लोग इस पर काम करते हैं, एक SC/ST एक्ट जो भाजपा ने बाद में उसमें कुछ एड ऑन किया, सुप्रीम कोर्ट ने एड ऑन किया, खत्म नहीं कर रहे थे, वो भी एड ऑन कर रहे थे, कमजोर कर रहे थे। वो काम तो मायावती ने इन सरकारों से पहले एज ए CM रहते हुए क्या उसमें उलाई जोड़ी। तो फिर मैंने वही तो कहा, जब जिस समाज ने आपको आगे बढ़ाया है उस समाज के लिए आप नहीं काम करोगे तो समाज आपको ठिकाने लगा देगा। या फिर आपने क्या किया? आज भी मायावती जी के पास मरे हुए हालत में भी 12 से 14% वोट है यूपी में। जब नेतृत्व ही समाज का बिक चुका है तो पैसा देके खरीदने वाले या एजेंसी का डर दिखा के अपने दरबार में नचवाने वाले बहुत लोग हैं। हमेशा सवर्णों ने दलितों का अपमान किया, हमेशा सवर्णों ने दलितों को रगड़ा। जब दलित नेतृत्व उभरता है, क्या बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेने का अधिकार इनको है?
बाबा साहब ने 2 सेकंड के अंदर कैबिनेट से इस्तीफा देके अलग हो गए। वो सत्ता सुभोग थे, हो सकता था प्रधानमंत्री भी बनते, जी। लेकिन उन्होंने अपने उसूलों के खिलाफ जाने से मना कर दिया। क्या इनकी ताकत है इनमें? क्या इनकी औकात है? आज ये बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेने का अधिकार तो देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं है। आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो राम का नाम नहीं लेते, जो रामलला की पूजा नहीं करते, वो सनातन धर्म के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देश की संस्कृति के खिलाफ है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब दीक्षा भूमि में दीक्षा ली थी तो उनने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। पहली प्रतिज्ञा क्या थी कि मैं श्री कृष्ण और राम को नहीं मानूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा मैं श्री कृष्ण और राम को नहीं मानूंगा, ना पूजा करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा मैं गौरी गणेश जैसे देवी देवताओं को मानूंगा, ना पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं रखता। पांचवी प्रतिज्ञा गौतम बुद्ध भगवान का अवतार नहीं है। जो राम को नहीं मानने को बोल रहा है, पूजा करने को बोल रहा है, उसे आप भारत रत्न दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? और जो राम की पूजा में नहीं जाता या इन्विटेशन पे नहीं जाता तो सनातनी धर्म हो गया, देशद्रोही हो गया। ये डबल स्पीकिंग, उनको आम्बेडकर से मतलब नहीं है। एक तरफ अम्बेडकर का नाम लेते हैं मोदी और दूसरी तरफ उनके खिलाफ काम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, वो तो सर मायावती ने भी किया, ब्रह्मा विष्णु गणेश को हाथी। मैंने वही तो कहा आपको। आपने कहा कि ये लोग क्यों नहीं आते इन पार्टियों के पास, क्यों जाए इन पार्टियों के पास? लेकिन जब ये पार्टियों के नेता ही उनके दरबार में जाके नाचने को तैयार है तो लोग क्यों आएंगे? सर लेकिन सिर्फ आप मायावती का नाम ले रहे हैं। सबसे पहले बात क्या कही? आरपीआई, मायावती के पहले भी आरपीआई कही और फिर मैं महाराष्ट्र पे आया। मैंने बोला महाराष्ट्र में आरपीआई जिले जिले में चली गई। आज एक आरपीआई का नेता कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है। किस अधिकार से बना हुआ है? उसने भी दलितों को बेच दिया। फिर मैं आया मायावती पे, कुल मिलाकर सभी ने काम किया। उनने प्रकाश आंबेडकर भी वही काम कर रहे हैं। जो उनके पोते हैं वो भी बेच रहे हैं अपना नाम और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको पैसा चाहिए, नहीं पैसा तो मोदी के खिलाफ बात करते हैं और मोदी को मदद करने के लिए उम्मीदवार खड़े कर देते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 8 उम्मीदवार कांग्रेस के और एनसीपी के चुनाव हारे और बीजेपी के जीते, सिर्फ प्रकाश आंबेडकर की वजह से। तो एक टोटलिटी में आपको देखना होगा कि आपको समाज को देना क्या है। समाज आज नेतृत्व के लिए तरस रहा है, लेकिन नेतृत्व कौन उभर के आता है? जो नेता बनता है वो बिकता है, जो नेता बनता है वो पैसा कमाता है, जो नेता बनता है वो अटूट संपत्ति इकट्ठा करके और फिर उसको ईडी के नोटिस। मोदी ने गलत क्या किया? मोदी ने कोई गलत नहीं किया। इन तमाम भ्रष्टाचारियों को नोटिस दिया, ये नाचने लगे। जो नहीं नाचता उसको जेल में डाल दिया। जिनको जेल में जाने का डर है वो पैरों में सरेंडर हो गए। तो जो मेरे पैरों में सरेंडर है मैं उसके यहाँ क्यों जाऊंगा? सारा दलित का नेतृत्व यदि मोदी जी के पैरों में सरेंडर है तो मोदी जी को क्या जाने की जरूरत है दलितों की? क्यों कांग्रेस जाएगा जब मोदी जी के यहाँ पैक्ट हो गई है मायावती या आम्बेडकर मोदी जी के यहाँ पैक्ट हो गया है, आरपीआई मोदी जी ने ऑलरेडी ले लिया है, तो फिर कांग्रेस किस आरपीआई के पास जाएगी? मुझे बताइए। सर आप इतनी बेबाकी से बात रखते हैं, आपको नहीं डर लगता इस सरकार से जिस तरह से लोगों को जेल भेज देती है या उनको मजबूर कर देती है अपने घुटनों में आने के लिए? घुटनों पे वही आते हैं जिनके पीछे रेले हैं। मेरी जिंदगी साफ सुथरा करना है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सीबीआई, इनकम टैक्स भी सारे आए मेरे घर पे बैठे, मेरा कुछ गड़बड़ हो तो मैं भी जेल जाऊँ। और मैंने सरकार के जो अपने यहाँ कानून है, कानून के विरोध में मैंने इतना भी काम किया होगा तो मुझे जेल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ और यदि मैं दूध का धुला हूँ मुझे डरना नहीं चाहिए। सर एक क्वेश्चन और है सर, बड़ा अच्छा है और मेरे लिए तो बड़ा दुखदायी है। अरुण गोविंद ने मेरठ में बोला कि भाई हम संविधान बदलने आए, चाहे भले ही उसका थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। एक इनके मंत्री ने हेगड़े ने क्लियर कट बोला और उनके जितने भी नेता हैं, चाहे वो छोटे से लेकर के इलेक्शन फाइट करने वाला लोकसभा प्रत्याशी हो चाहे छोटा, संविधान बदलने पे बात करेंगे। संविधान बदलेगा, एक देश एक चुनाव एक पार्टी, ऐसा भी हो सकता है। रशियन मॉडल पे भी जा सकते हैं। हो सकता है देश के विकास में खर्चा बहुत होता है, चुनाव में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, जीतना तो हमको ही होता है, फिर 10-15 साल के लिए चुनाव भी नहीं होंगे। कुछ भी हो सकता है, मनुस्मृति लागू हो सकती है, बाबा साहब का संविधान खराब हो सकता है। जो लोगों ने बोला इनका कोई औकात नहीं है, लेकिन इस देश के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष उसने एक उसने लेख लिखा, कभी लेख पढ़ो उसका रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
उसने कहा कि ये ब्रिटिश कॉलोनियल टाइप का संविधान है, हम्म, इसमें कुछ नया नहीं है, ये सारा अमेंडमेंट करने की जगह नहीं है, पूरा संविधान बदलने की जरूरत है, हमें फिर से जाना पड़ेगा, टेबल पे बैठना पड़ेगा, नया संविधान ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ये बात आर्थिक सलाहकार समिति भारत सरकार के अध्यक्ष कहते हैं, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। उसी दिन ये तय हुआ था संविधान बदलेगा। मिंट नाम के अखबार में उन्होंने 26 जनवरी को ये आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल पढ़िए, एक एक लाइन रोंगटे खड़े करने वाली है। लाइक दैट ऐसे समझ लें कि सर इनके जो कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में जाके बोलते हैं कि अम्बेडकर ने तो कॉपी पेस्ट किया था। अरे छोड़ दीजिए, वो उसी चीज से अम्बेडकर पे कमेंट, ना सवाल पूछने की तुम्हारी हिम्मत और औकात है, ना जवाब देने की मेरी औकात है। अम्बेडकर जी के बारे में ना बोलो तो ठीक है, नहीं, ये लोग बोलते हैं मैंने वो बोलने दो, वो तो छिछोरे हैं, लेकिन अम्बेडकर जी जितने महान हैं उनका नाम में बैठ के लेने की औकात नहीं हमारी। और अम्बेडकर जी के किसी भी बात पर टिप्पणी करने का कम से कम मैं तो अपने लायक नहीं समझता हूँ कि जो इतना बड़ा विदुषी है, वो सिर्फ दलितों का नेता नहीं था, वो मानवता का नेता था। उससे बड़ा इकोनॉमिस्ट आज भी, अर्थशास्त्री आज भी विश्व में पैदा नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ है, आज भी उसमें किताबें रेफर होती है। अम्बेडकर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वो देखिए, ये देश स्वतंत्र देश है, मुंह खोलने की हमको आज़ादी है, कोई भी आके किसी को भी ज्ञान देता है। पान की दुकान वाला भी पान लगाते हुए बताता है कि सचिन तेंदुलकर ने ऐसा बॉल लिया होता तो छक्का जाता है। उसको ये मालूम नहीं है कि वो बॉल 180 के स्पीड से आती है, इसके औकात भी नहीं कि वो स्टेडियम में खड़ा हो जाए, लेकिन टिप्पणी वो भी करता है। वो टिप्पणियों पे जाके मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, और मैं बाबा साहब का नाम इतना लो लेवल पे नहीं आना चाहता कि किसी छिछोरे आदमी ने बाबा साहब को कुछ बोला तो उसके क्लियरिफिकेशन दिया जाए। साथियों, आप सुन रहे थे अशोक वानखेड़े साहब को, एक सीनियर पत्रकार हैं बहुत पुराने, और उन्होंने अपनी राय आपके सामने देश के और बहुजनों के खास तौर से प्रति काफी कुछ चीजें बड़े डिटेल में आपको दी। उम्मीद करता हूं कि आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोगों को आपके सामने उनकी राय को ला सकें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।